Hello everyone, I am Priyanshu Kumar, your maths mentor. Welcomes you all in this lecture of set theory and operations. इस लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफी जरूरत पड़ेगा आपको आगे, और ये जो है इस सेट थ्योरी का एक मेन टॉपिक है। ठीक है, बाकी सारे चीजें आपको पता होने चाहिए इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे, या उसको जानने के लिए आगे के चैप्टर्स में ज्यादा यूज हो उसके लिए बेसिक्स। लेकिन ये प्रॉपर सेट के बारे में कहा जाए तो प्रॉपर सेट से क्वेश्चंस जहां बनने चालू होते हैं वो यहाँ इस टॉपिक से ज्यादा आते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शंस, इनसे ज्यादा हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि आखिर वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है, हम लॉजिक रिलेशनशिप्स को डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हम डायग्राम के थ्रू, मान लीजिए ये सर्कल ए ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल बी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके बीच में जो कॉमन है ये वाला जो शेडेड रीजन है वो भी एक हमारा चीज बता रहा है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो इस तरह से हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम विजुअलाइज कर सकें रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो जैसे कि ये एक डायग्राम आप देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि आखिर हम विजुअली कैसे इस चीज को समझेंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि जैसे कि ये डिफरेंट कलर्स से डिनोट किया हुआ, ये जो ब्लू कलर है, ठीक, ये एक सेपरेट ग्रुप है। इसमें क्या है कि अगर हम इस पूरे सर्कल को सेट पी कह दें, ठीक है ना, इस पूरे सर्कल को अगर हम सेट पी कह दें, ये वाले पूरे सर्कल को सेट क्यू कह दें। ठीक है, अभी आप बस समझते जाओ, सारा चीज समझ में आ जाए, कुछ है नहीं ज्यादा। और इस पूरे सर्कल के अंदर की सारी जो चीजें हैं उसको हम सेट आर कह दें। ठीक है, तो और भी हमारे पास रीजन्स बचेंगे जिनको कि डिफरेंट कलर्स से बता दिया गया है। ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या है कि इस पी सेट में वो वाला रीजन है को बता रहा है ये ब्लू कलर, जिसमें कि हमारा क्यू सेट नहीं है और हमारा आर सेट नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव है फ्रॉम द क्यू एंड आर, मतलब इसमें आर और क्यू का कोई एलिमेंट नहीं है, या ये जो ब्लू रंग से जो रीजन रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। ये वैसे ही क्यू रीजन जो है, इसमें सॉरी, ये जो क्यू तो पूरा सेट के बारे में है, ये जो रीजन है जो कि पिंक कलर से है, ये केवल वो रीजन बता रहा है जिसमें कि क्यू सेट्स के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन पी सेट के और आर सेट के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अभी बस जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको समझते जाइए और हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है। ठीक है, अभी रीजन्स बस समझते जाइए, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो क्या क्या चीज समझ में आ रहा है देख करके। ठीक है, ये वाले जो कलर से रीजन रिप्रेजेंट है, ठीक है, ये वायलेट कलर है, तो ये कैसा रीजन है आप सोच के बताइए। तो ये रीजन वो वाले रीजन है जिसमें कि हमारे पास पी सेट हो, क्यू सेट हो, लेकिन आर सेट ना हो। तो ये वाले रीजन में हमको वैसे वैसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें कि हमारे पास पी सेट और क्यू सेट के तो हैं एलिमेंट लेकिन आर सेट के नहीं है। ठीक, वैसे ही ये वाला जो रीजन है रेड से कलर से, ये रीजन जो है हमारा, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, इस रीजन में सारे ही सेट के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो वो वाले हमारा जो रीजन होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर है, जिसमें कि ग्रीन कलर है वो क्या है कि सेट आर और पी में बस कॉमन हो, वो क्यू में ना हो। ठीक है, सेट और पी में जो कॉमन रीजन है वो इस ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट है लेकिन वो क्यू में नहीं है। ठीक,
उसी तरीके से ये जो ऑरेंज है ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाली जो रीजन है पूरी, इसमें क्या है कि हमको क्यू सेट और आर सेट के कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे लेकिन पी सेट के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस रीजन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर लिख दूं इस तरह से कि 3 सेट जो बना हुआ है पी क्यू आ रही है, पी सेट में अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ऐसे, क्यू सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 6 ले लेते हैं, 3 4 5 6 हमने ले लिया। और आर सेट में हमारे पास एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से हमने एलिमेंट्स ले लिए। तो हमको अगर रिप्रेजेंट करना है इनको तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं 3 सेट को, ठीक है, और अलग अलग रंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर आप देखो कि अगर इस सेट को हम पी कह रहे हैं, ये वाले जो पूरे सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल वाला रीजन है उस पूरे को क्यू कह रहे हैं ये वाले को, और इस वाले सर्कल को हम आर कह रहे हैं। तो आप बताओ कि ये वाली जो रीजन है एक हमारी, इस रीजन में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। इस रीजन में वो एलिमेंट होगा ये वाले रीजन में जिसमें कि सिर्फ पी में वो एलिमेंट हो, क्यू और आर में ना हो। तो आप देख के बताओ यहां से, जो सिर्फ पी में हो, पी में हमारा ये यहाँ पे 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो इस रीजन में 1 और 2 होंगे क्योंकि 1 और 2 ही जो है सिर्फ पी में है और क्यू और आर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस रीजन में 1 और 2 होंगे। उसके बाद उसी तरीके से क्यू में बताइए जो सिर्फ क्यू में हो और आर में या पी में ना हो। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको कुछ भी एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि 3 4 5 6 अगर हम देखें तो 3 4 5 6 जो है वो 3 4 एक में है और 5 6 इसमें है। तो हम और भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए इसमें क्यू में जो कि इन सब में ना हो, 9 ले लिए। तो इस जगह पे हमको 9 बस मिल जाएगा। आर में ऐसा कुछ है एलिमेंट है 7 और 8 है, ठीक। अब ये वाले रीजन जो है जिसमें तीनों में कॉमन वाला, ये वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन इस वाले रीजन, इस रीजन में क्या क्या आएगा, ठीक है। ये वाली जो रीजन है इसमें क्या क्या आएगा, तो जो कि तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन हमको लगता है 3 भी नहीं 4 है, तीनों में कॉमन है ना, क्योंकि 3 आर में तो नहीं है, 4 तीनों में ही है। तो इस जगह पे बस 4 बैठा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें हमारा पी और आर में है ना, पी और आर में जो कॉमन है वो ये वाली रीजन है, सिर्फ पी और आर में हो लेकिन वो क्यू में ना हो। पी और आर में ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट है जो कि सिर्फ पी और आर में हो लेकिन क्यू में ना हो। तो हम देखें तो ऐसी हमको कोई भी एलिमेंट इसमें भी मिलती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए तो देखा जाए तो 4 है तो इसमें भी है, तो हम कुछ ऐसा सेट लेना चाहिए था, ठीक है। मैं ऐसा ले लेता हूं जैसे कि इसमें एक 2 मैं ले लेता हूं इसमें, ठीक है। 2 जब ले लूंगा तो दोनों में बस कॉमन बच जाएगा। तो ये वाले में हमारा जो पी में सिर्फ है वो क्या है कि 1 है, और पी और आर में क्या फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आर और क्यू में क्या कॉमन है। आर और क्यू में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, ठीक है, वो तो तीनों में कॉमन है लेकिन सिर्फ आर और क्यू में कॉमन और वो पी में ना हो। तो आर और क्यू में देखें जाए तो 5 है, ठीक है, 6 है, ये भी है 5 और 6 है। तो यहाँ पे हम 5,6 ऐसे लिख देंगे। ये एग्जांपल्स मैं एडजस्ट किया हूं बार बार क्योंकि हमें सटीक चीजें नहीं मिली थी, हम हर जगह रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। अगर उसमें ना मिले
तो हम उसको फाई लिख सकते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है, इस वाले रीजन में कुछ भी नहीं मिला है, पर हमने ऐसा कोशिश किया कि हर रीजन को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अब इसमें एक होता है यूनिवर्सल सेट जो हमने पढ़ा था, है ना, यूनिवर्सल सेट जो हमने पढ़ा था, जिसमें कि हम ऐसा सेट ले लें जिसमें कि सारे ही एलिमेंट्स लगभग लगभग कवर हो जाने चाहिए, एक्स्ट्रा भी उसमें एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जैसे कि हम यूनिवर्सल सेट अगर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो पी क्यू आर में है, ठीक है, सब में मिलाए तो मिल जाएगा, लेकिन 10 जो है वो नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि तीनों जितने भी सेट्स हो वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये वाला जो एक बड़ा सा सेट जाएगा, ठीक है, वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे यू से रिप्रेजेंट किए, तो ये जो बड़ा वाला जो सेट है ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, जिसके अंदर की तीनों हमारे पास सेट होंगे। और इस यूनिवर्सल सेट में आप कहीं पर भी 10 लिख दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही है, पी क्यू आर भी है और साथ में वो रीजन भी है जो कि हमारा पी क्यू आर में ना हो, उसके अलावा भी तो हमारे पास एलिमेंट हो ही सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं जो कि तीनों सेट में नहीं हो, यूनिवर्सल सेट में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो ही सकते हैं। तो उसको हम लोग इस तीनों के बाहर ऐसे लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे 10 है, ठीक। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स में, ठीक है। इसके मदद से हम लोग अगले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। तो अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें एक ऐसा एग्जाम्पल, तो जैसे कि एक हम सेट ए में ऐसा सेट लेते हैं कि सेट ए में हमारे पास सेट ए जो है येलो फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सेट बी जो है स्वीट फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सेट ए जो है येलो फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको येलो कलर से मैं इसे कर देता हूँ, ये सेट ए है, ठीक है, ये येलो कलर से मतलब येलो फ्रूट्स इसमें होने चाहिए। और सेट बी जो है वो क्या कर रहा है कि स्वीट फ्रूट्स हो, ठीक है, उसमें मीठे मीठे फल, ठीक। तो ये हमारा सेट बी जो है ये सेट बी है, और सेट ए जो है वो क्या है कि येलो फ्रूट्स उसमें है। तो जो हमको अगर फ्रूट्स डालने हैं, 3 तरह के फ्रूट्स हैं, लेमन, इसको मैं लिख दूं, अगर 3 तरह के फ्रूट्स हैं हमारे पास, लेमन, ठीक, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, और उसके बाद बनानास, ठीक है। तो बताइए कि ये लेमन किस कैटेगरी में जाएगा, किस जगह पे जाएगा। तो येलो जो है इसमें भी चला जाएगा लेमन, ठीक है, लेकिन क्या हमारा बी वाला जो सेट है जो कि स्वीट फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि लेमन जो है एक सावर फ्रूट है। तो ए में सिर्फ जाएगा लेमन, तो लेमन इसमें बस जाएगा ये वाला रीजन में, ठीक है, लेमन को हम मान लीजिए एल से रिप्रेजेंट किए, तो इस वाले रीजन में बस जा पाएगा जिसमें कि सिर्फ हमारे पास येलो फ्रूट्स हो, ठीक, वो मीठा नहीं है। स्ट्रॉबेरीज जो है वो भी सिर्फ इसमें जा पाएगा, रेड वाले में। क्या कहा है कि स्वीट फ्रूट, बी से जो है मैंने वैसे बी जो है रिप्रेजेंट करा है स्वीट फ्रूट्स को, ठीक है, सेट बी जो है स्वीट फ्रूट्स को, तो स्ट्रॉबेरीज हमारे पास इसी में बस जा पाएगा। और जो बनाना होगा वो क्या होता है कि येलो भी होता है और स्वीट भी होता है, तो वो दोनों के कॉमन वाले रीजन में जाएगा, ठीक है। तो जो ये कॉमन रीजन है वो बनाना को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो रीजन है, अगर 3 ही फ्रूट्स हैं हमारे पास, ये वाली जो रीजन है जिसमें कि एक्सक्लूसिव ऑफ सेट ए है येलो कलर, तो वो लेमन रिप्रेजेंट करेगा। और एक जो स्वीट फ्रूट्स है वो हमारा सिर्फ ये वाले रीजन में आएगा, स्ट्रॉबेरी जो है वो स्वीट फ्रूट में बस आएगा क्योंकि वो येलो तो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक टर्म होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको कि हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है जितने भी सारे सेट्स हैं उनको कंबाइन कर ले, कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स टुगेदर
इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। यूनियन अगर लैंग्वेज में लिखा गया है तो और लिखते हैं उसको यूनियन, या फिर और, दोनों का मतलब हमारा सेम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कह रहा है कि ए सेट दिया है, इसमें 1 2 5 8 इस तरह से एलिमेंट है, बी सेट जो है उसमें है 2 7 9, ठीक है। और हमको बोल दिया कि ए यूनियन बी, यू से यूनियन हो गया, इसमें क्या मिलेंगे, तो इसमें सारे ही एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सारे ही एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए और बी में हो। तो 1 2 5 7 8 9, ठीक है। अब 2 दो बार है, दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेट में एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखते हैं। तो ये हमारा यूनियन का मतलब हो गया, ठीक है, कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स टुगेदर, ठीक है। चलिए, तो ये बात है। तो ए यूनियन बी का मतलब अगर मैथमेटिकली देखें तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में इसके जो एक्स एलिमेंट्स होंगे, या एलिमेंट्स को बता रहा है, वो कैसे होंगे, वो एलिमेंट ए में हो या फिर वो एलिमेंट बी में हो, ए या बी किसी में भी हो, तो वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक्स जो है किसी में भी हो सकता है, ए में भी या फिर बी में भी। तो इसको इस तरीके से मैथमेटिकली लिखते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट है वो ए में भी हो सकता है या फिर बी में हो, किसी में भी हो, तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंबाइंस एवरी यूनिक एलिमेंट फ्रॉम बोथ दी सेट्स, हर यूनिक एलिमेंट को कंबाइन करता है। और डुप्लीकेटिव सी तो नहीं रखते हैं, जैसे दो टू ऊपर में रिपीट हो रहा था तो उसको हम दो बार नहीं लिखेंगे। और रियल लाइफ में अगर हम देखें तो मर्जिंग योर पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट विथ योर वर्क कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। ये मोबाइल फोन में हम लोग क्या करते हैं, ये एक हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है और एक हमारा वर्क कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, ठीक है। और हमारा जो होता है मोबाइल का फीचर होता है, अगर हम अलग अलग से रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो एक जगह भी वो रिकॉर्ड दिखता है जिसमें कि दोनों को ही, वर्क कॉन्टैक्ट्स और हमारे पास पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, सारे ही एक जगह दिखते हैं, ठीक है। ऐसा भी एक सेक्शन होता है। तो इसमें दो दो बार उस चीज को तो नहीं रिपीट करता है। वर्क में भी कोई लोग हैं और जो लोग हमारे पास पर्सनल कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसा होता है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले भी हमारा वर्क लिस्ट में हो, तो उनको दो बार नहीं लिखता है, तो उसमें सारे ही लोगों को लिख देता है, ठीक है। तो एक ऐसा लिस्ट हमारे पास होता है। आप शायद मोबाइल में इसको ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, ठीक है। तो मतलब यूनियन का मतलब यही होता है कि हम सेट्स को क्या कर दें कि एक जगह लिख दें, अलग अलग ना लिखें, बार बार ना लिखें उस चीजों को, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ले लें अगर यूनियन लिखा है तो। और उसको मैथमेटिकली अगर लिखा जाए ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्स एलिमेंट जो है वो कैसा होगा, या तो वो ए से होगा या फिर हमारा एक्स जो होगा बी से होगा, ठीक है। चलिए, इसको और आप क्वेश्चंस करोगे तो इस चीजों को और आप समझ पाओगे, ठीक है। हम कंबाइंड करके इस टॉपिक को पहले पूरे अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद कंबाइंड करके क्वेश्चंस को हम और अच्छे से करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको दिमाग में रखना होगा। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जैसे कि वेन डायग्राम से भी यूनियन का रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए, ठीक है, वेन डायग्राम में जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, अगर ये दो सेट है हमारा, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी में कौन सा रीजन होगा, अगर आप देखो तो ए यूनियन बी में कौन सा रीजन होगा, ए यूनियन बी का मतलब है कि पूरा ही, दोनों का ही कंबाइंड रीजन, ठीक है, सारा ही, जो कॉमन है वो भी आ जाएगा, और ए में एक केवल है या केवल बी में है वो भी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। इसी को हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, बी और ए का कॉम्बिनेशन, तो वो भी हमारा इक्वल होता है। तो पहला चीज वही कर रहा है, ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब अगर तीन सेट है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी वाली बात है, तो जो ये पहला ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम उसको देख लें फिर उसका यूनियन सी के साथ करते हैं। तो हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो
क्या होगा हमारा कि ऐसे करके हम ना एक यूनिवर्सल सेट हमेशा ही बनाएंगे, ये प्रैक्टिस में रखना चाहिए हमको। ए बी और सी को ऐसे करके थोड़ा नीचे कर लें, ठीक है। ये हमारा ए सेट हो गया पूरा ही सर्कल, बी और ये सी, ठीक। तो ये करा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, पहले हम उसको देख लें। तो ए यूनियन बी का मतलब आप बताओ, ए यूनियन बी का मतलब कौन सा रीजन, ये वाला रीजन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये रीजन मिलने के बाद कह रहा है कि इसका हम यूनियन ले लें सी के साथ, तो मतलब सी को भी कंबाइन कर दें, तो ये पूरा ही रीजन हो गया, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिख दें ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे देखें इसको, ठीक है। तो एक बार इसको मैं मिटाता हूं और इसको कैसे देखें वो अगर समझा जाए। अच्छा ये मिल गया, कोई बात नहीं। चलिए इसको हम फिर से देख ही लेते हैं। अगर ऐसे है कि इसमें पूरा रीजन आ गया था, ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया था। इसका मतलब समझते हैं, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमको क्या देगा, सबसे पहले जो ब्रैकेट में उसको पहले देख लो कि वो क्या है। ब्रैकेट में हमको क्या मिला है भाई, तो बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी को हमको कंबाइन करना है। तो बी हो गया, ओके, ए को नहीं लेना इसमें, बी और सी को कंबाइन करना है। ओके, तो बी और सी, तो ए इसमें आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, हम बी पूरा ले रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली ए आए ना आए, हम ए बी यूनियन सी का मतलब बी पूरा और सी पूरा उसको कंबाइन कर दें, तो ये वाला रीजन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो रीजन ये बना, ये जो एक रीजन बना, ठीक है, ये वाली जो रीजन बनी बी यूनियन सी की, अब इसको हमको ए के साथ यूनियन लेना है। तो ए पूरा यहां तक है ऐसे, इसके साथ हमको लेना है, तो फिर से हमको पूरा ही मिल जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो ऐसे लिखने का मतलब भी सेम है, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं बस। और अगर हमको ए यूनियन फाई मिल रहा है तो ये भी ए ही होगा। मतलब क्या, फाई का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके साथ हम यूनियन लें, कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके साथ हम ए एलिमेंट, ए के सेट को क्या करें, कंबाइन करें, ए के सेट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करें, तो हमको क्या मिलेगा भाई, ए ही सेट मिलेगा, ठीक है। यूनियन का मतलब कंबाइन करना, ये नहीं कि कॉमन देखना। कंबाइन करेंगे ए के पूरे सेट को और साथ में उसमें दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए 1 2 3 है इसमें, और दूसरा जो बी सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसी को हम फाइव भी लिख सकते हैं। तो हमको ए यूनियन बी क्या मिलेगा, दोनों का कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ कम थोड़ी हो जाएगा, जितना ए है हमारा पूरा का पूरा ए यूनियन बी भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो ये जो फाई है ना, इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है, इस फाई को, क्योंकि हमको फाई एक ऐसा सेट है जिससे कि हमको सेम चीज मिल जाता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि सेम चीज हमको मिल जाए, तो यहाँ मिल जाता है, इसीलिए फाई को हम लोग आइडेंटिटी ऑफ यूनियन कहते हैं। और ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसा कुछ याद ऐसा नहीं करना है कि क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये नहीं है, बस इसको कहते हैं क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और ए यूनियन ए हमको क्या दे देगा, ए ही दे देगा, ठीक है। ए को ए के साथ कंबाइन करें तो ए ही तो मिलेगा। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम ए देखें तो क्या मिलेगा, हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक यूनिवर्सल सेट है हमारा और इसमें एक एलिमेंट ए है, और हमको क्या कह रहा है कि इस ए को पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ कंबाइन कर दो, तो हमको क्या मिलेगा भाई, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए भी होता है कि नहीं। ए कोई बाहर का एलिमेंट थोड़ी, यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि ए भी हमारा उस यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है, ये हमने पढ़ा था पहले। तो सिंपली इसको यूनिवर्सल सेट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में ऐसे भी ए होता है, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट सीधा ही लिख दें, ए यूनिवर्सल सेट यूनियन ए का मतलब वही होगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ गई होगी। ये कुछ टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, यूनियन वाली बातें बहुत आसान है, इसको बस आप देख लो एक बार, दिमाग में हटा लो, ये कुछ खास बात नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। चलिए अब इसका मैंने पहले हम देख ही चुके हैं, ए सेट ए है, सेट बी है, ए यूनियन बी क्या होगा, तो सभी को कंबाइन करके लिख दो, 1 2 3 4 5 7 8, 6 नहीं है दोनों में तो 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है।
और इसको अगर हम शेडेड रीजन के हिसाब से देखें तो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक 3 जो एलिमेंट है वो कॉमन है। ऐसे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 1 ये 3 यहाँ पर रहेगा, ए सेट में है 1 5 7 लिख दिए, ये है ऐसे, चलिए 1 5 और 7 है, इसमें 2 4 और 8 है। अब हम जब ए और बी, सॉरी ये, हाँ ए और बी को देखें, यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये तो यूनिवर्सल सेट ऐसे बना देते हैं, ये प्रैक्टिस में रखना चाहिए। तो ए और बी को जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी को सारे ही एलिमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, बस ये हम प्रैक्टिस रखेंगे, ठीक है। अब यूनियन पढ़ा हमने तो इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन का अपोजिट कर दो, पलट दो उसको, तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है। और ये देखा जाए तो यूनियन का अपोजिट काम करता है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन होना चाहिए, अगर वो कॉमन होगा जो वही हम लेंगे, ठीक है। 2 सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनका अगर इंटरसेक्शन करें तो जो इंटरसेक्शन वाला सेट है उसमें वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इसको हम एंड लॉजिक से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को और से और इंटरसेक्शन को एंड से, ठीक है। जैसे कि ए सेट में अगर हमारा 1 2 4 है और बी सेट में अगर हमारा 4 5 6 है, तो ये दोनों का में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखेंगे तो इसमें बस हमको 4 लिखना पड़ेगा। और जो हमारा वेन डायग्राम है उसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉमन कहाँ पे रहता है, ये बी ए है, ये बी है, तो ये वाली जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पार्ट है ये है क्या, यही ए इंटरसेक्शन बी है, कॉमन जो है यही है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन सिंपली क्या बताता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हो उनसे बना हुआ सेट हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है कि दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों में होने चाहिए, तो वे हमारे क्या हो जाता है कि इंटरसेक्शन होता है। इसको हम लोग नोटेशन ऐसे देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अगर हम इसको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में देखें तो म्यूचुअल फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ऑन हमारे सोशल मीडिया सच एज द फेसबुक, ठीक है। आप फेसबुक चलाते ही होंगे, अब तो आउटडेटेड हो गया, इंस्टाग्राम पे वैसी वाली चीजें नहीं आती है, तो फेसबुक अगर आप चलाए हो, क्योंकि हम लोग के समय फेसबुक ज्यादा था तो हम लोग जानते थे कि म्यूचुअल फ्रेंड्स शायद इंस्टाग्राम पे भी दिखाता है, आई होप कि हाँ दिखाता है, आप दोनों ही इनको भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आज मैं देख रहा था तो किसी से रिक्वेस्ट आया तो उसमें लिखा यू बोथ फॉलो, ऐसे लिखता है, यू बोथ फॉलो, ठीक है। तो किसी प्रोमिनेंट आदमी का नाम था, तो उनको सभी लोग लगभग फॉलो करते हैं, जो लीडर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो बहुत लोगों में वो कॉमन मिलेगा। तो यही चीज इंटरसेक्शन बताया, समझ में आ रहा है कि जो दोनों में ही हमको कॉमन एलिमेंट मिले तो उनका जो एक सेट हुआ, म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट हो गया किसमें, फेसबुक में, वो एक लिस्ट बता देता है, तो वो जो सेट एक बना वो इंटरसेक्शन सेट मिला, ठीक है। दोनों फ्रेंड्स, एक फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड ए के हमारा सेट के सारे ही फ्रेंड्स, बी के सारे ही फ्रेंड्स, और जो इनका जो म्यूचुअल फ्रेंड दिखाता है वो क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी बताता है, ठीक है। तो आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे। इंस्टाग्राम में ऐसा कोई अलग से नहीं बताता है, ठीक है ना, अलग से ऐसा कोई लिस्ट नहीं दिखाता, ठीक है, बस उसमें बता देता है कि यू बोथ फॉलो दिस पर्सन दिस दैट पर्सन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल। कॉमन हॉबीज बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि आपकी अगर हॉबीज का हम सेट बनाए कि इनके पास 4 हॉबीज हैं, ठीक है, इनके पास 4 हॉबीज हैं, इनका हॉबीज है, ठीक है, बहुत सारे हॉबीज हो सकते हैं, प्लेइंग गिटार हो गया, उसके बाद बॉक्सिंग हो गई, इसके बाद रीडिंग हो गया, रीडिंग नोवेल्स। तो अगर हमारा बी सेट में भी ऐसा कुछ एक हो गया जैसे कि बॉक्सिंग,
स्विमिंग। तो जो एक कॉमन हमारा बनेगा, ठीक है, कॉमन हॉबीज, तो हम लोग क्योंकि पार्टनर जब सर्च करते हैं या फ्रेंडशिप्स बनाते हैं बहुत लोग, तो वो सर्च करते हैं क्या हम लोग में एक कॉमन लिस्ट कुछ है, क्या कॉमन सेट है हम लोग का कुछ, क्या हमारे बीच में इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शंस में जितने ज्यादा चीज होते हैं तो उस हिसाब से लोग दोस्ती करते हैं और पार्टनर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो भी सेट है, कैलकुलेशन से हमारे माइंड में भी होते रहता है, ठीक है। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो गया। उसी तरीके से हमारे जो हमने यूनियन के प्रॉपर्टीज देखे ऑपरेशंस, वैसे ही हमारे ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन के भी प्रॉपर्टीज हैं, इंटरसेक्शंस के भी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये पहला वाला तो काफी सिंपल है, इसको हम समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम चीज होगा, है कि नहीं। इसमें क्या है, दो सेट है, ये वाला कॉमन होगा, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, मतलब ए और बी में कॉमन या फिर बी और ए में कॉमन, वो सेट तो वो सेम चीज है कहना। इसमें हम लोग कैसे लिख सो, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं बस। अब सेकंड वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब हम ब्रैकेट्स जैसे पिछले में यूनियन में थे वैसे ही कहीं पे है दिया हुआ तो कहीं से हटा के हम दूसरे में भी ले सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये हमको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है ना। यूनियन का भी ऐसा ही था कि अगर ऐसा है तो हम लोग पहले दो को कंसीडर कर ले यूनियन ले और लास्ट में तीसरे वाले सेट के साथ यूनियन ले लेंगे, तो ये हमको सेम चीज देगा। उसी तरह से हमको इंटरसेक्शन में भी पहले किसी दो का भी इंटरसेक्शन ले ले और बाद में तीसरे के साथ लेंगे तो सेम बनेगा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। ये ए बी और सी, ए इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी हम ले लें, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या देगा, इधर वाले को पहले ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या देगा, ये वाली पार्ट देगी पूरी की पूरी, है कि नहीं। ए और बी में यही तो पूरा कॉमन है। उसके बाद कहा कि सी के साथ इंटरसेक्ट करें, तो ये वाला चीज कॉमन मिला, इसको अच्छे से समझना होगा आपको, ये वाली चीजें कॉमन मिली हमको, ये पूरा। अब इसको हमको सी वाले सेट के साथ कॉमन करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप, इसको हमको बस सी के साथ कॉमन, यूनियन नहीं कह रहा है इसमें, कॉमन कह रहा है सी के साथ। तो एक तो ये बी इंटरसेक्शन सी ये मिला और उसके साथ हमको सी को कॉमन करना है, तो कॉमन क्या आएगा, बस ये वाला पार्ट आएगा, समझ में आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमको ये वाली पार्ट देगी, ठीक है, जिसको हम येलो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमको कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन किसका लेना है, बी इंटरसेक्शन सी से जो आया उसके साथ हमको ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, फिर से अगर देखें हम इसको तो ये क्या देगा, अब देख लो, क्या हमको ये सेम चीज देगा, क्योंकि लिखा तो है कि सेम चीज मिलेगा, ए बी और सी ऐसे दिया। तो हमने क्या कहा कि ए का इंटरसेक्शन लेना है जो हमारा बी और सी के इंटरसेक्शन से आए उसके साथ। तो भाई बताओ, इसको ए बी और सी लिख रहे हैं, तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या देगा, बी और सी का इंटरसेक्शन हमको क्या देगा, बी और सी का इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट पूरा दे देगा भाई, है कि नहीं, ये वाला पार्ट पूरा दे देगा। अब इसके साथ हमको ए का इंटरसेक्शन करना है, इसके साथ हमको ए वाले का इंटरसेक्शन करना है, तो ये वाले के साथ पूरा ए का करेंगे तो हमको कौन सा पार्ट आएगा, बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए को करें तो हमारा ये वाला पार्ट तो आएगा, यहाँ पे ग्रीन से मैंने लिख दिया बस, ठीक है। यही पार्ट तो यहाँ भी था, यही पार्ट ये वाला तो कॉमन आया था जो मैंने पीला से इसमें लिखा। तो आप देखोगे कि दोनों में हमको सेम चीज मिली, ठीक। तो इसका भी हम लोग कैसे भी हटा सकते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे दिया है, बाद में हम यहाँ से हटा दें, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसके बाद फाई के साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन करें तो हमको फाई मिलेगा,
मतलब एम्प्टी सेट है उसके साथ हम कॉमन लेना चाह रहे हैं ए सेट का, तो हमको कॉमन क्या मिलेगा भाई, एम्प्टी कॉमन मिलेगा ना, दोनों में कॉमन क्या है, एम्प्टी कॉमन है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। यूनियन वाले में हमको ए सेट मिल जाता, अगर ये यूनियन रहता तो हमको ए मिल जाता, ठीक है, क्योंकि दोनों में हमको कंबाइन करना था यूनियन में, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना, तो हमको इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ कॉमन ले ए का तो हमको ए सेट मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो ए ही सेट तो कॉमन है, कॉम्बिनेशन नहीं कह रहा हूं, कॉमन कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन होता दोनों को कंबाइन करें तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता, लेकिन अगर कॉमन कहें तो कॉमन क्या आएगा दोनों में, यूनिवर्सल सेट में क्या, यूनिवर्सल सेट में पूरा है, ठीक है, और हमारा ए सेट में जो है, ए सेट में हमारा बस ये है, तो ये दोनों का कॉमन क्या होगा, ये वाला ए सेट पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमको क्या दे देगा, ए दे देगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसको आप दिमाग में रखो। इसके बाद एक चीज है कि ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ए मिलेगा, यूनियन भी करेंगे तो ए ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, कॉमन भी हमको ए मिलेगा, यूनियन भी करते तो दोनों का कंबाइन करके हमको ए मिलता, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख लें, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो कैसे चल रहा है, पहले क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी ले लिया और यूनियन जो था वो दोनों के बीच में हमारा लिख दें और ए इंटरसेक्शन सी लिख दें, ठीक है। तो जो ए और बी में जो कॉमन है उसका हम यूनियन कर दें ए और सी में जो कॉमन है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये चीज आपको लिखने आना चाहिए, मैं कैसे लिख रहा हूं आप जरा देखो। तो पहले ए इंटरसेक्शन वाला हम लेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन क्या ले, बी। अब ये जो बीच में पड़ा है यूनियन, उसको दोनों के लिए यूनियन कर दे, फिर से ए इंटरसेक्शन, क्योंकि ए बी के साथ यूज हुआ है, अब ए को सी के साथ भी यूज करना है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये देख लें हम, क्या ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो हम देख लें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए हम देखते हैं तीनों सेट को एक साथ बना के, पहले लेफ्ट साइड वाला देख लें, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ऐसे सी सेट ले लिए। तो हमको क्या कह रहा है कि बी यूनियन सी के साथ हमको ए का इंटरसेक्शन लेना। जब भी हम देखें तो ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि यहां से पहले निकाल तो लें कि क्या है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी देखें अगर हम तो क्या मिलेगा, बी यूनियन सी अगर हम शेड करें तो क्या आएगा भाई, बी यूनियन सी अगर हम इस तरह से करें बी यूनियन सी, तो हमको बी और सी में कंबाइन करना है, कॉमन नहीं लेना है, दोनों को कंबाइन, बी यूनियन सी अगर हम करें तो ये पूरा एक रीजन आएगा। अब बोला क्या है कि इसको हमको ए के साथ कॉमन कर दो, ए जो है इसके साथ अगर हम कॉमन देखें तो क्या वाला पार्ट आएगा, ये वाली पार्ट आएगी कॉमन। तो कॉमन हमको क्या मिल जाएगा भाई, इसको हम ब्लू से कह दें, ए तो पूरा है लेकिन उसके साथ इसको कॉमन करें तो हमारा ये वाली पार्ट आएगी। ये ब्लू से जो है, येलो से है, येलो से जो चीज मिली वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मिली। अब इधर क्या कह रहा है उसको भी देख लें, क्या ये करेक्ट हो रहा है। ये हम वेन डायग्राम से चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप ध्यान दो क्योंकि इसका काफी हमको यूज आएगा, हम कैसे कैसे समझ रहे हैं इसको आप समझो एक बार। तो क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, पहले हम उसको ड्रॉ कर ले, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी पहले इसको देख लें, ए इंटरसेक्शन बी तो ये देगा, हमने देखा है। अब इसको यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या देगा, इसको भी अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन सी क्या देगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन, ठीक है, ठीक है, ए और सी में कॉमन, तो ये वाली पार्ट हो गई, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसका यूनियन, कॉमन नहीं करना है, यूनियन करना है, यूनियन मतलब कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन करेंगे तो ये दोनों ही हो जाएगा, रेड और ब्लू वाला रीजन कंबाइन करेंगे तो हमारी ये पूरा का पूरा येलो ये यही हो जाएगी।
और यहाँ पे भी वही आया है। तो ये प्रूफ हो गया वेन डायग्राम से कि हमको ये दो चीजें जो है सेम मिलेगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, इसके साथ डी मॉर्गन्स जब हम पढ़ लेंगे तो हम लोग जेईई मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद जेईई मेंस के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ये सभी को आप दिमाग में एक बार डाल दो और एक बार आप खुद से इसको लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए अब वैसे ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें हम, तो इंटरसेक्शन का कि सेट पी है क्या, पी एप्पल ऑरेंज और बनाना, और सेट क्यू है बनाना मैंगो और ग्रेप्स का। अब दोनों में हम कॉमन देखें तो क्या मिलेगा, ये बनाना मिल रहा है। ठीक है, कॉमन बस देखना था, तो हमको ये जो सेट मिलेगा पी इंटरसेक्शन क्यू, ये बनाना आएगा इसमें। ये कुछ ज्यादा वैसा नहीं था, ये हमने देख चुका है ऐसा। अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी से। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि जो भी हमारे ए सेट में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर जो वो हमारे एलिमेंट्स बी में हैं, जो भी उनको हटा दो। ठीक है, मतलब ए सेट में उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि बी में हो। ठीक है, तो ए में से बी माइनस कर दो, मतलब ए में वो सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो जो कि बी में हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि ये देखते हैं, डिफरेंस ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। इसको ऐसे समझ लो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो उसको हम ए माइनस बी कहेंगे। मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, ऐसा समझे, ए में से हम बी वाले एलिमेंट्स को घटा दें। ठीक है, जो कि ए में मिलेंगे बी में ना मिले। तो देखिए ए माइनस बी को किसने अच्छे से रिप्रेजेंट किया। ए सेट ये पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेट ये पूरा सर्कल को। तो ये पिंक कलर जो है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए में हम वो घटा दिए जो कि बी में, जो कि बी में, मतलब ए वाले उन एलिमेंट्स को हटा दिए जो बी में भी था, है ना। तो ये वाली सब चीजें जो थी वो ए में भी थी हमारे पास, बी वाली एलिमेंट जो ए में थी उसको हमने हटा दिया। तो सिर्फ पिंक कलर का जो मिलेगा वो ए माइनस बी। बी माइनस ए क्या होगा, इन बी में से हम सारे एलिमेंट्स को हटा दिए जो ए में था, तो ये ब्लू वाला रंग से हमको बी माइनस ए मिलेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, आप देख लो इसको। मार्केटिंग एग्जाम्पल्स में हम क्या करते हैं कि टारगेटिंग कस्टमर्स हु ब्राउज्ड द वेबसाइट सेट ए बट हैव नॉट मेड ए परचेज। ठीक है, वो सेट बी अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा कि जिसने कि ब्राउज तो किया है लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया है, तो वे सारे कस्टमर हमारे पास क्या हो जाते हैं, टारगेटिंग कस्टमर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको हमको सामान बेचा जा सकता है जो कि सर्च तो किए हैं वेबसाइट, लेकिन वे परचेज नहीं किए। अगर वो परचेज ही कर लिए तो वो हमारे जो टारगेटिंग कस्टमर नहीं हो गए, या जिन्होंने सर्च ही नहीं किया वो भी हमारे टारगेटिंग कस्टमर नहीं हो गए। तो ये जो टारगेटिंग कस्टमर का जो सेट बनेगा कि सेट ए जो कि परचेज वाला वेबसाइट पे ब्राउज किए, और सेट बी वाले हमारे क्या हो गए कि परचेज नहीं किए। तो ए माइनस बी जब करेंगे हम, ठीक है, नहीं एक सेकंड, अगर हम ऐसे कर दें कि सेट ए में ए जो बता रहा है कि सारे ही जो कि हमारे पास क्या है कि ब्राउज्ड हमारे दोनों हो सकते हैं, जो कि खरीद चुके हैं और नहीं भी खरीदे। ए सेट क्या हो जाएगा, हु ब्राउज्ड, BROW ब्राउज्ड दी वेबसाइट। ठीक है, इसमें मान लें कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, इसमें 4 बच्चे हैं ABCD। ठीक है, इनमें से AB जो है वो खरीदा नहीं है। ठीक है, तो हम बी सेट वो सेट ले लेते हैं जो कि खरीद चुके हैं। ठीक है, परचेज्ड, बी सेट हम ले लिया ऐसा परचेज्ड ले ली। ठीक है, जो कि ए मान ली सी और डी ने परचेज कर लिया है, तो ए माइनस बी जो सेट देगा, क्योंकि हमको पता ये रहता है मोस्टली कि किसने
परचेज कर लिया, ठीक है, तो वो जो सेट हमको बनाएगा टारगेटिंग ऑडियंस का, वो A-B बनाएगा। जो कि परचेज नहीं किए हैं वो यहां से मिल जाएगा। समझ में आया आपको? एक बार फिर सुन लो आप। ए सेट जो है वे सारे हैं जो कि वेबसाइट सर्च किए। अब वेबसाइट पे जा करके हमको वो सारा इस कस्टमर जरूर मिल जाएंगे जो कि परचेज कर चुके हैं, लेकिन हमको टारगेटिंग कस्टमर कैसे मिलेगा, जिसके बाद कि हम फिर से एक मैसेज भेज सकते हैं कि हाँ डिस्काउंट हो गया, आप खरीद लीजिए, ताकि वो फिर से खरीद लें, या कॉल करवा दें हम कि सर क्या दिक्कत है, आपको क्या इश्यूज आ रही है। तो इस तरीके से मार्केटिंग चलता है हमारा, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सेट का काम है हमारा। जो A-B हम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये टारगेटिंग कस्टमर, ठीक है। तो ये हमारा रियल वर्ल्ड लाइफ में एग्जांपल है। तो बी सेट क्या दे रहा था, जो वो सारे कस्टमर जो कि खरीद चुके हैं, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें थी हमारे पास ऑपरेशंस ऑफसेट में। हम लोग जो है कंबाइंड करके जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप सेट के मतलब नेक्स्ट इसके बाद जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लो आप, क्योंकि बहुत हद तक हमने देख लिया है। और एक्सरसाइज जो वेन डायग्राम से रिलेटेड है एक्सरसाइज, ठीक है, आप वो कर लो। और जो कि आई थिंक 1.4 एक्सरसाइज 1.4 जो है वो करो। इसमें कि हमको यूनियन इंटरसेक्शंस जो आज हमने पढ़ी है वो आप कर पाओगे। और नोट्स अच्छे से बना लो जो हमने पढ़ा आज, और इसको फिर से रिवाइज करो। और जो भी ऑपरेशंस थे ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, उसको आप वेन डायग्राम के साथ बना करके देखो, इंटरसेक्शंस और यूनियन के, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तो आप एक बार सॉल्व करके आओ, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।